नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन के बैठक की, साधुओं पर हुए हमले की और बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां दिन भर के तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने वर्चुअल बैठक की है। इस बैठक से क्या कुछ खास निकल कर आया है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। ऐसे ही इंडिया गठबंधन को लेकर सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठक का दौर चल रहा है। बता दें कि कल भी बैठक हुई थी आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लगातार आज वर्चुअल मीटिंग के द्वारा जोड़े गए थे तो उसमें ममता और उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन जिस तरीके से तमाम दल एक साथ एकजुट हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा था कि उसमें ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे आज इस बैठक में नहीं पहुंचे थे। वो वर्चुअल के द्वारा मीटिंग जोड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तमाम बड़े नेता जो हैं वर्चुअल मीटिंग के द्वारा जोड़े गए थे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया है कि वो आखिरकार जिस तरीके से लगातार जो है संयोजक बनाने की बात नीतीश कुमार को चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है जिस तरीके से तमाम गठबंधन की तैयारी चल रही है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। सीट शेयरिंग को लेते हुए जिस तरीके से सीट शेयरिंग का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने रायबरेली और अमेठी सीट को देखते हुए कहा है कि आखिरकार यहाँ पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने उस पर साफ तौर पर मना कर दिया है कि वहाँ पर रायबरेली और जो है अमेठी सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन उसके बाद लगातार वर्चुअल बैठक हो रही थी। बैठक में साफ तौर पे यही देखा जा रहा था, लगातार जिस तरीके से तमाम दल एक साथ एकजुट हो रहे थे उसमें जो है ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बाद तमाम जो दल थे वो पहुंचे थे। लेकिन उसमें साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कि इस तरीके से देखा जा रहा है जैसे ही चुनावों की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, चुनावों की नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते जो है तमाम ऐसे मुद्दे यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन तक अभी तक जो है सीट शेयरिंग भी नहीं कर पाए हैं। मैं सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं पश्चिम बंगाल में साधुओं की पिटाई हुई है, लेकिन उनकी पिटाई की क्या वजह है, क्या कारण है इसके पीछे, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। बंगाल से यूपी के 3 साधुओं को पीटने का मामला सामने आया। आपको बता दें ये तीनों साधु यूपी से वेस्ट बंगाल के गंगा सागर मकर संक्रांति के स्नान के लिए जा रहे थे, जहां पर स्थानीय लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझकर निवस्त्र जमकर पीटा। आपको बता दें मकर संक्रांति पर ये तीनों साधु स्नान करने के लिए गंगा सागर जा रहे थे। इस दौरान वे रास्ता भटक गए, जिस पर उन्होंने 3 लड़कियों से रास्ते के बारे में पूछा। लड़कियां साधु को देखकर चिल्लाते हुए वहां से भाग गईं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने साधुओं को पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। मामला बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर साधुओं को बचाकर पुलिस स्टेशन ले आई। आपको बता दें जब से ये मामला सामने आया है तब से बीजेपी लगातार टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। बीजेपी जो है वो ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी पार्टी बता रही है, कह रही है कि वेस्ट बंगाल में हिंदुओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, जहां पर हिंदुओं को निवस्त्र पीटा जा रहा है। बीजेपी लगातार वेस्ट बंगाल की सरकार पर सवाल उठा रही है और वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं वो भी अपने बचाव में लगातार बयान दे रही हैं। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। क्या है वो सौगात, बता रहे हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को एक बड़ी और सौगात दी है। राज्य कर्मचारियों का जो 4% महंगाई भत्ता दिया था उसको यहाँ पर मंजूर कर लिया गया है, यानी अब कर्मचारियों को 1 जुलाई से 46% महंगाई भत्ता मिलने का काम यहाँ पर होगा। ये समझा जा सकता है कि राज्य कर्मचारी लगातार केंद्र के समान इस महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग यहाँ पर कर रहे थे। लंबे समय से मांग उनकी चली आ रही थी और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जहाँ कल उस पत्रावली पर साइन कर दिए गए, वहीं शासन स्तर पर इसके बाकायदा आदेश जारी हो चुके हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात समझी जा सकती है कि केंद्र के बराबर अब उन्हें इस महंगाई भत्ते को देने का काम यहाँ पर होगा, यानी जो भत्ता उन्हें 42% मिला करता था वो 46% मिलेगा और 1 जुलाई से बाकायदा उसके आदेश अब यहाँ पर जारी हो चुके हैं। बड़ी सौगात राज्य कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है, जिससे कर्मचारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट कर रहे हैं। कैमरामैन रत्ना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने केजरीवाल को चौथा सम्मन भेज दिया है। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार।
दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी किया और 18 जनवरी को उनसे पूछताछ के लिए ईडी के मुख्यालय पर बुलाया। इससे पहले आपको ये जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इससे पहले 3 बार और समन भेज चुकी है, जिसको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गैर कानूनी बताया। अब देखने वाली बात यह होगी कि चौथे समन पर जो ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो चौथा समन जारी किया है और 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 18 जनवरी को ईडी के मुख्यालय पर पूछताछ के लिए जाएंगे? कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन किस चीज के लिए उत्सव मनाया जाएगा, बता रहे हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। उत्तराखंड में 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव के कार्यक्रम मनाए जाएंगे। इसके लिए शासनादेश भी जारी हो चुका है। शासन स्तर से सभी अधिकारियों को बताया जा चुका है, सभी जिलाधिकारियों को इन कार्यक्रमों को में प्रतिभाग करने के लिए कहा गया। जनपद स्तर पर जनता की आम सहभागिता बढ़ सके, उसके लिए भी कहा गया। साथ ही सरकार चाहती है कि एक जो उत्सव का जो माहौल पूरे देश में बना हुआ, वो माहौल उत्तराखंड में भी देखने को मिले, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में भी अगर भक्तिमय माहौल होता है तो एक संदेश पूरे देश भर में जाने का काम होता है। साथ ही सरकार ने जो सांस्कृतिक उत्सव के जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में आम जनता की सहभागिता बढ़ाने के निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के कमिश्नरों को भी आदेश किया जा चुका है, सभी जिलाधिकारियों को आदेश हो चुका है और सांस्कृतिक विभाग भी इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का रणनीति बना रहा है। ये समझा जा सकता है कि शासन, प्रशासन और सरकार पूरे जनपद में, पूरे राज्य में सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम मनाने की तैयारी कर रही है, ताकि राम के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शांतिपूर्ण हो सके, भव्य कार्यक्रम आयोजित हो सके और आम जनता की सहभागिता उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कैमरामैन असना था अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वहीं दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां आए दिन दिल्ली के तमाम इलाकों में आपराधिक वारदातें देखने को मिलती हैं। जी हां, दरअसल ताज़ा मामला उत्तर पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके से सामने आया है, जहां कुछ युवकों का आतंक देखने को मिला। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार बीते 11 जनवरी की रात को आदर्श नगर थाना इलाके के लाल बाग में कुछ युवकों ने आतंक दिखाया और इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो अब बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ बदमाश आते हैं और गली में बेखौफ होकर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, साथ ही पेट्रोल बमबाजी भी करते हैं। आपको बता दें कि इस जानकारी में ये बताया जा रहा है कि किसी गैंगवार की आशंका से भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार युवकों ने तकरीबन 1 दर्जन राउंड फायरिंग भी की और पेट्रोल बमबाजी भी की। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ये जो कुछ लोग थे, ये गैंगवार के चलते यहाँ आए थे और कुछ समय पहले भी 2 गुटों में इसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसी वजह से बीते 11 जनवरी की रात को इन लोगों ने उनको सामने वाले को डराने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि ये जो गैंग थे, साहिल गैंग के लोग थे और किसी गोपी गैंग के ऊपर हमला करने की फिराक से आए थे। फिलहाल उत्तर पश्चिमी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हर तरीके से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लग पाया। हालांकि बताया जा रहा है कि इस मामले में एक युवक को पुलिस ने जरूर धर दबोचा है, जिससे इस मामले की तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार जो ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है, इसमें जो बदमाश थे वो किन कारणों से यहाँ पर इस तरह की जो वारदात को अंजाम दिए थे और जो फायरिंग किए थे, आखिरकार किन कारणों से किए थे। फिलहाल अब ये पूरा का पूरा मामला पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वही मॉडल दिव्या पाहूजा का शव पुलिस ने बरामद किया है। कहां से किया पुलिस ने दिव्या पाहूजा का शव बरामद, बता रहे हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। चर्चित दिव्या पाहूजा मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है, लेकिन इस अपडेट से पहले आपको एक बार मामले की जानकारी फिर से देते हैं। दिव्या पाहूजा एक मॉडल थी जिसकी हत्या गोली मारकर
1 जनवरी को जब सारी दुनिया नया साल मना रही थी, उस समय एक मॉडल के परिवार वाले अपनी बेटी को खोज रहे थे। एक बाप अपनी बेटी को खोज रहा था, एक बहन अपनी दूसरी बहन को खोज रही थी। पता चलता है कि होटल के मालिक, सिटी पॉइंट एक होटल है जिसमें दिव्या पाहुजा की कमरा नंबर 111 में गोली मारकर हत्या कर दी और होटल के मालिक ने 10 लाख रुपए और अपनी BMW कार, उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने 2 लोगों को ये रुपए दिए, साथ ही अपनी गाड़ी भी दी। तो उस समय से मामले में ये खोजबीन चल रही थी कि आखिरकार डेड बॉडी है कहाँ। तो आपको बताएं कि बात सामने आई कि पटियाला में किसी नहर के आसपास उसके डेड बॉडी को फेंका गया था। तो उसके बाद जो SDRF की टीम है वो डेड बॉडी की खोजबीन में जुड़ गई थी और ये डेड बॉडी जो है अभी पुलिस को मिल गई है। हालांकि मामला काफ़ी विवादित चल रहा है। होटल के मालिक जो यहाँ पर हत्यारा, मुख्य हत्यारोपी है, उसने भी मॉडल के ऊपर कई सारे ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम लगाए। हालांकि दिव्या की बहन ने सारे इल्ज़ामों को खारिज कर दिया है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, देखने वाली बात रहेगी। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरामैन सुशील बहल के साथ। सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जायजा लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राकेश यादव। नगर जिले के खुनवा बॉर्डर पर SP प्राची सिंह और जिला अधिकारी पवन अग्रवाल ने जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर खुनवा बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया और वहां के सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लिया और लोगों को बताया कि ये अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम रखा है, जो कि तय है समय 22 जनवरी को। उसको लेकर बॉर्डर पे ये सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और हर आने जाने वाले व्यक्तियों की सघन चेकिंग और तलाशी की जा रही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार या कुछ भी सामग्री लेके बॉर्डर से नहीं क्रॉस कर सकता। पैनी नजर रखी हुई है, वहां की SSB और पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। बॉर्डर पे हर आने जाने वाले व्यक्तियों की सघन तलाशी की जा रही है और उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, फिर उन्हें बॉर्डर से पार करने दिया जा रहा है। ऐसे में मौके का जायजा लेने पहुंचे पवन अग्रवाल, जो कि जिला अधिकारी हैं सिद्धार्थनगर जिले के, और SP प्राची सिंह हैं, जो कि वहां मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। तो वहीं हमीरपुर में लव जिहाद का मामला सामने वहां से निकल कर आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में धर्मांतरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मैं आपको बता दूं, बिमार थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मौलवी हिंदू महिला को निकाह पढ़ाता साफ नजर आ रहा है और जैसे ही उसके पति को पता चलता है और तो वो थाने पर जाकर तहरीर देता है और तहरीर देने के बाद वहां पर जब उसकी सुनवाई नहीं होती है तो उच्च अधिकारियों से मिलता है। उच्च अधिकारियों से मिलने के बाद उसका मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन मामला पूरा 1 महीना हो चुका है और उसका पति दर दर भटक रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो उसका पति है, अभी जो उसकी पत्नी है, अभी पहले उसकी जो शादी हुई थी पहले पति से, अभी उससे तलाक भी नहीं हुआ, ना ही कुछ हुआ। इसके बाद उसने दूसरा निकाह कर लिया। ये मामला पूरा बिहार थाना क्षेत्र का और उसके पति का साफ कहना है जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। रुक रहेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बरेली में नदी से अधेड़ महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। से एक महिला, वृद्ध महिला का शव तालाब पर तैरता हुआ मिला है। आपको बता दें, बरेली के थाना शीशगढ़ पर एक जाफरपुर गांव पड़ता है, जहां पे एक महिला का शव तैरते हुए मिला है, जिसको लेकर वहां पर हड़कंप मच गया। आपको बता दें, ये बताया गया है, उस वृद्ध महिला के घर वालों द्वारा बताया गया है कि वो कल देर शाम के बाद में राशन लेने गई थी। जैसे ही राशन लेने गई थी, जिसके बारे में उसके पोते ने बताया है कि जब वो राशन लेने गई थी तो वो घर से वापस नहीं आई, तो उसने रात भर पूरे रिश्तेदारों से उसकी पहचान करवाई, कहीं पूछा, लेकिन उसके बाद में भी जब उसका पता नहीं लगा तो उसके बाद में सुबह उनको सूचना मिली कि नदी के पास में एक महिला का शव तैरता हुआ मिला है, जिसको लेकर उनको देखा तो वो शव उसकी दादी का था, जिसको लेकर वहाँ पर हड़कंप मच गया। सूचना दी गई, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुंची और उसको शव को उन्होंने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं वहाँ के सीओ जो बहेड़ी हैं तेजवीर सिंह, उनका कहना है कि एक महिला का शव, उनको सूचना मिली थी कि एक वृद्ध महिला है, उसका शव तालाब के पास में पड़ा हुआ है। जैसे ही वो सूचना पे वहाँ पे मौके पे पहुंचे, उन्होंने कहा है कि प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि ये इनकी डूबने से मौत हुई है,
वहीं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आने के बाद में जो भी होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं घर वालों का ये कहना है कि वो कई दिनों से, काफ़ी सालों से ये कह रही थी कि वो मर जाएगी, तरह तरह की उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। वो अपने आप को कहती थी कि मैं कभी भी मर के जान दे दूंगी। जिसको लेकर उन्होंने बताया कि आज उनको ये पता चला तो उनकी दादी खत्म हो गई, जिसके बाद में पूरे घर में कोहराम मच गया है। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी। तो वहीं अलीगढ़ में पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। कैसे हुई मौत, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। 777 पर तैनात हेड कांस्टेबल की आज सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जब एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को रौंद दिया और इस हादसे में हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना नगर कोतवाली इलाके के मथुरा पुल पर सामने से आया है, जब ड्यूटी पूरी करने के बाद हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनको रौंद दिया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। इधर मिली जानकारी के अनुसार थाना गोंडा इलाके की पीआरवी 777 पर हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार तैनात थे और पिछले 2 वर्षों से अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में मय परिवार के साथ रह रहे थे। बताया जाता है कि हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार मूल रूप से जनपद हाथरस के सादाबाद इलाके के रहने वाले थे, जो कि पिछले 2 सालों से अलीगढ़ में ड्यूटी पर तैनात थे। तो वहीं थाना गोंडा इलाके में वह पीआरवी 777 पर तैनात थे और रात की ड्यूटी करने के उपरांत वह बाइक द्वारा थाना सासनी गेट क्षेत्र अपने आवास को लौट रहे थे। तो वहीं मथुरा पुल के पास एक अज्ञात वाहन ने उनको रौंद दिया, जिसके चलते उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि इस हादसे के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है। तो वहीं साफ तौर पर आला अधिकारियों का कहना है कि मृतक हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो इस संबंध में मरने से पहले एक बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। हम आपको बताते चलें कि जनपद संभल में एक 60 वर्ष के बुजुर्ग ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली गई है। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद को लेकर के उसने कीटनाशक दवाई खाई थी और उसका ये भी कहना है कि पुलिस में मैंने कार्रवाई की, लेकिन पुलिस ने मेरी कोई नहीं सुनी। पूरा मामला जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम मनोटा का है, जहां पर एक बुजुर्ग ने जमीन ली थी 2 बीघा, उस पर मकान बनाया। मकान बनाने के बाद में ये बताया जा रहा है कि उसके जो है घर वालों, जो जमीन ली थी उसके घर वाले दबाव बना रहे थे। उनका कहना है कि जो है या तो मकान खाली कर, जमीन खाली कर दे, नहीं तो तुझे हम मार देंगे। इसी को लेकर के जो बुजुर्ग है वो आहत हो गया। आहत होने के बाद में उसने कीटनाशक खाई और कीटनाशक खाने के बाद में एक वीडियो भी बनाई। उसका कहना है कि मैं पुलिस में जाता हूं तो पुलिस मेरी कोई कार्रवाई नहीं करती है, तहसील के चक्कर लगाते हैं, मैं हार गया हूं, मेरा मकान खाली कराना चाहते हैं, मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा है। इसी को लेकर के बुजुर्ग का कहना है कि वो कह रहा है कि जिस तरीके से दवाई खाई है, दवाई खाने के बाद में उसकी वीडियो वायरल हो रही है। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 2 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। ये भी कहना है कि गांव में लोगों का कहना है कि जो जमीन ली थी 2 बीघा जमीन लेने के बाद में वो जमीन किसी और को भेज दी थी, जिस और को बेचने के बाद में वो दूसरा लोग कब्जा करना चाहते थे। उनका कहना है कि जमीन हमने खरीदी, लेकिन उससे पहले जमीन जो बुजुर्ग ने खरीदी थी, बुजुर्ग की लेकिन सुनवाई न होने पर कारण बुजुर्ग ने जो नशीला कीटनाशक दवाई खाई और दवाई खाने के बाद में उसे अलीगढ़ भर्ती कराया गया है, जहां उसकी वीडियो भी वायरल हुई है और मृतक उसकी मौत हो चुकी है। आनंद फानन में पुलिस ने मुकदमा करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। रुक रहेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हमीरपुर में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। प्रदेश के हमीरपुर जिले में आज ARTO विभाग और खनिज विभाग, सेल्टेक्स विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया है। जिला अधिकारी के आदेश पर चेकिंग अभियान इस समय जारी है, जहां पर हमीरपुर की चारों तहसीलों पर चेकिंग अभियान जारी है। वहीं पर 15 ट्रक ओवरलोड सीज किए गए और 6.5 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया ऑनलाइन। इसके बावजूद जो यहां से ओवरलोड ट्रक निकलते हैं सीमाओं से, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी गई है और जो यहाँ पर जो चौराहे बने हुए हैं और जो ओवरलोड ट्रक जहाँ से हाईवे से निकलते हैं वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगवाए गए हैं, जिससे कि यहाँ से ओवरलोड ट्रक ना निकले
और अगर निकलते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर खदानें चल रही हैं वहाँ से अगर ये रोक लग जाए और वहीं पे टन के हिसाब से माल दिया जाए तो इस तरह के जो ओवरलोड ट्रक निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। तो वहीं बलिया से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है पूरा वीडियो में बता रहे हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मैं आपको बता दूं कि वीडियो सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के जमुई गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक को कुछ लोगों रस्सी के द्वारा बांध करके और पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के जमुई गांव का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं युवक का कहना है कि जो जमीनी विवाद था उस जमीनी विवाद में कुछ गाँव के ही लोग उसको घर से उठा करके ले गए और ले जा करके रस्सी से बांध करके और उसको मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि जब उसकी माँ को सूचना मिली कि उसका बेटे की पिटाई हो रही है, तो जब माँ मौके पर पहुंची तो माँ को भी दबंगों ने पिटाई कर दी। यह पूरे मामले को लेकर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में उसका आरोप है कि जब हम पहुंचे तो वहां पर हमको बैठा दिया गया और जो लोग हमारे साथ हमको मारे पीटे थे उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद मुझे कुछ देर बैठाने के बाद जो है मुझे वहाँ से छोड़ा गया। वहीं अगर पुलिस की बात मानी जाए अगर, तो पुलिस का कहना है कि तहरीर मिल चुकी है और 4 लोगों के ऊपर जो है तहरीर मिली है। 4 लोगों के ऊपर जो है तहरीर मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। वहीं गाजीपुर में डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। माफियादार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। यह मामला 2001 का है जब मनोज राय की हत्या हो जाती है। उसके बाद मनोज राय के पिता माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और 10 लोगों को नामजद उन्होंने किया, जिसमें मुख्तार अंसारी का भी नाम था। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने साफ ये निर्देश दिए कि 20 जनवरी को इस पर आरोप तय होंगे। अरविंद मिश्रा इसे देख रहे हैं और यह अगर हम कहें तो लगातार माफियादार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। और यह मामला था मोहम्मदाबाद का, जब गोलियों से तड़तड़ाया था पूरा गाजीपुर जनपद। आज भी लोग उसे नहीं भूले हैं। 20 जनवरी के दिन गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी पर आरोप सिद्ध करेगी। मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने कहा मीडिया के सामने कि जब भाजपा की सरकार आई तब उनको ऐसा लगा कि उनके बच्चे के साथ न्याय होगा और उन्होंने साफ ये कहा भी कि मुख्तार अंसारी ने ही मनोज राय की हत्या करवाई। अब मामला यह माननीय न्यायालय में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में है। वहां पर मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। 20 जनवरी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट मनोज राय हत्याकांड पर सुनाएगी अपना फैसला, होगा आरोप तय। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। दिल्ली में शुरू हुआ नमो नव मतदाता अभियान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने नमो नव मतदाता अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया है। साथ ही पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी लगभग 5000 सम्मेलन आयोजित करेगी। इस सम्मेलन के जरिए युवा वोटरों को भी भारतीय जनता पार्टी यहां जोड़ने की कोशिश करेगी। साथ ही आपको बता दें कि 24 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन लगभग 50 लाख नए वोटरों के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पूरी तरह से लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने इस बड़े अभियान की शुरुआत की है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुक के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। दरअसल मामला शालीमार गार्डन का है, जहां कल रात पुलिस सड़क पर के चौराहे पर पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 2 सवार युवक आते हैं और पुलिस को देखकर पीछे की तरफ भाग जाते हैं। जब पुलिस उनका पीछा करती है तो युवक हड़बड़ाहट में आकर एक पेड़ से टकरा जाते हैं, जिसके बाद युवक अपनी जेब से तमंचा निकाल कर पुलिस पर फायर कर देते हैं। पुलिस अपनी आत्मरक्षा हेतु उन पर फायर करती है, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लग जाती है। पुलिस ने उन दोनों बदमाशों को पकड़कर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है।
जब उनकी तलाशी ली गई तो पुलिस को उनके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और लूटी हुई 2 पीली धातु की चीज मिली है। बताया जा रहा है ये दोनों बदमाश बहुत ही सातिक किस्म के हैं और आए दिन चोरी करते रहते हैं। पुलिस ने इनको जब पकड़ा तो वहां से उनके पास से तमंचा समेत और भी अन्य उपकरण बरामद हुए। एसीपी शालीमार गार्डन का कहना यह है कि जो दोनों बदमाश पकड़े गए हैं वो शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र से बाहर शहीद नगर के रहने वाले हैं, जिनका नाम संजय और आदिल है। ये बहुत ही सातिर लुटेरे हैं। इनके पकड़े जाने से कहीं ना कहीं एनसीआर में चोरी, लूट, डकैती जैसी अन्य घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा। गाजियाबाद से परवीन कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि गाजीपुर में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। हुए गिरफ्तार, जान से मारने की नियत से आए थे बदमाश। गाजीपुर की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जब मुखबिर की सूचना मिलती है, पुलिस अब अलर्ट मोड में हो जाती है। उसके बाद थाना भामरकोल और करीमदीनपुर की पुलिस जब खड़ी थी, सामने से देखा एक कंटेनर आ रहा था। गाजीपुर एक्सप्रेस वे की घटना है, जहां से पशु तस्कर यहां से निकलते हुए बिहार की ओर कूच करते हैं। उसके बाद जब पुलिस ने रुकवाया औतही मार्ग पर कबीरपुर के अंडरपास पर, तब वह जान से मारने की नियत से आए थे और पुलिस पर ही कर दी फायरिंग। पुलिस ने अपने आत्मरक्षा में गोली चलाई और उसके बाद कंटेनर को पुलिस ने बरामद किया, जिसका नंबर पंजाब का था। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। एक बदमाश भागने में सफल हुआ। जब पुलिस ने कंटेनर के अंदर देखा तो उसमें 21 राशि गोवंश लदे हुए थे। पुलिस को अपने आंखों पर नहीं हुआ विश्वास। जिंदा कारतूस और अदद तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। लगातार गाजीपुर की पुलिस विभिन्न थानों की अलर्ट मोड पर है। पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही थाना भामरकोल और करीमदीनपुर की पुलिस अपने अलर्ट मोड में थी और 21 गोवंश राशि पुलिस ने बरामद कर लिए। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।